सीटेट के क्वेश्चन साइट पर आज डाल दिए है बिफोर सीटेट एग्ज़ाम। देखिए, सीटेट के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम की साइट पर डाल भी दिए बट आप लोगों को तो मिल ही गए हैं, क्योंकि जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोर्स के अंदर दिए गए ना, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिए। देखिए, हम लोग पता है क्या काम करते हैं, सीबीएसई वालों ने तो जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो सीबीएसई ने तो अभी अपनी साइट के ऊपर डाले हुए हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या काम किए हुए, वो हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिए। हम बच्चों के क्या काम करते हैं, उनका जो भी डिटेल होती है बच्चों से ले लेते हैं, बच्चे दे देते हैं, तो वहाँ पर जाकर उनके पेपर को ले लेते हैं, ठीक है, और जिसकी हेल्प से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हमने तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए वो ले लिए थे, ठीक है। तो आप लोगों को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अगर सीबीएसई ना भी अपलोड करता तो वो तुमको वैसे ही मिल जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी लगा लेना, ए टू जेड जितने भी आप लोगों को दिए हुए, क्योंकि आपके पेपर की जान है, ठीक। ये पेपर की जान है, अगर ये अच्छे तरीके से कर लिए तो आपका सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, जो आपका सीटेट का एग्जाम है। देखिए, चलिए, आई होप आप लोग सब आ गए। अब टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। बेसिकली जो आपका टॉपिक है लर्निंग का, तो लर्निंग का टॉपिक आप लोगों ने पिछली क्लास के अंदर आधा छुटवा दिया था। तो आज मैं ये नहीं कहूँगा कैसे हो आप सब लोग, क्योंकि आज आप लोगों को अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो तोड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने इतना हल्ला मचाया कि नहीं क्लास बंद कर दो, बंद कर दो, बड़ी क्लास हो गई है, नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है। वरना ये टॉपिक लास्ट क्लास के अंदर आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी बात आज आपको बता देता हूं, क्योंकि आज आपकी जो क्लास है बेसिकली पार्ट सेकंड ईयर लर्निंग का, वरना आज मैं आपको लर्निंग के या आपके कोई दूसरा टॉपिक आज आपका कराता। सीटेट का जो आपका कोर्स है, तो सीटेट के कोर्स के अंदर बेसिकली जो आपके टॉपिक बचे हैं, अगर मैं बात करूं आपके टीचिंग मेथड्स आपका टॉपिक बचा है, अप्रोच आपकी बची है, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 में आपका पूरा डिटेल में बताऊंगा। एनसीएफ 2005 जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, एनसीएफ 2005 को जब आप लोग पढ़ोगे तो इससे बेसिकली क्या होता है, जो आप लोग पैडागोजी की टेंशन लेते हो ना कि सर पैडागोजी किस तरीके से करनी है, तो पैडागोजी की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रकार से टैकल करनी होती है चीजें, किस प्रकार से जो आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, वो सब लोग आप लोग सीखोगे एनसीएफ 2005 को पढ़ने के बाद, ठीक। और उसको बड़ा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट आपके एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन आपके ईवीएस और आपके मैथमेटिक्स से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इससे आपकी पैडागोजी बहुत आपकी स्ट्रोंग हो जाती है। और ऐसा एनसीएफ 2005 आप लोगों ने आई थिंक अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूं। उसके अलावा एक टॉपिक बचता है आपका एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका बचता है, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे भी आपकी पैडागोजी स्ट्रोंग हो जाएगी, ठीक है, किस प्रकार से, क्योंकि इसके अंदर भी बेसिकली यही कॉमन बातें दी हुई है जो आपके एनसीएफ 2005 के अंदर है। इससे आपकी पैडागोजी स्ट्रोंग हो जाएगी, और इससे भी आपके क्वेश्चन एनईपी 2020 से संबंधित आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक ही टॉपिक आपका बच गया। उसके अलावा हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन बचता है, उसके अलावा हमारा टीचिंग मेथड्स बचते हैं, कुछ आपके मनोवैज्ञानिक बचते हैं जो मैं कोर्स के अंदर डलवा दूंगा, जैसा आपके बंडूरा हो गया या फिर आपके जेरोम ब्रूनर हो गए। हालांकि क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, बट मैं आपके कोर्स के अंदर वो ऐड ऑन करवा दूंगा उनको, ठीक है। और उसके अलावा शायद एक दो चैप्टर और बचे हैं जिनको मैं देख लूंगा कौन कौन से मैंने आपके कोर्स के अंदर करवा दिए। तो लगभग मैं मान के चलो कि आपका कोर्स देखा जाए तो 80% की ओर आपका लगभग हो गया है, ठीक है। रहे क्वेश्चन आंसर वो आपके कोर्स के अंदर पर्टिकुलर चैप्टर से संबंधित मैं आपके करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका सीडीपी का पूरा का पूरा सिलेबस है, ये आपका इस तरीके से लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और जो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको पूरा हेल्प करने वाला है, ठीक। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, और इतना ही करने की आपको जरूरत है आपके एग्जाम के लिए। बस ये प्रीवियस ईयर को जरूर कर लेना, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना जितनी भी हो सके, क्योंकि मैक्सिमम यही चीजें जो मैंने आपको कराई है, इन्हीं से आपका पेपर देखने को आपको मिलता है, जो जो टॉपिक जो जो चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम के अंदर कराया है, ठीक है। और जो आज आप लोगों ने आधा चैप्टर छोड़ा है, इसकी भरपाई कल आपकी होगी। कल भी आपकी छुट्टी नहीं होगी, कल आपके लिए मैं एक टॉपिक आपके कोर्स के अंदर डलवाऊंगा, हो सकेगा 2 टॉपिक डलवा दूंगा, ताकि आपका एग्जाम जून के एंड से ही पहले मैं आपका कंप्लीट करवा सकूं, ठीक है। तो ये जो आधा टॉपिक छुटवाया है, इसकी कल आप लोगों को एक सजा दूंगा ये, ठीक है। चलो भाई, अब टॉपिक के ऊपर शुरुआत कर लेते हैं, जो आप लोगों ने छुड़वाया है इसकी शुरुआत कर लेते हैं अब, ठीक। ठीक है भाई। हाँ सर, संस्कृत आप पढ़ाइए। अच्छा चलो भाई, अब इसको देखे, संस्कृत तो मैम पढ़ाई रही है आप लोगों को, ठीक है।
चलिए भाई बात कर लेते हैं, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक हमारे पढ़ रहे थे। तो लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर हमने स्टूडेंट को पढ़ लिया था कि जो स्टूडेंट होता है वो किस प्रकार से लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक होता है। हमने टीचर पढ़ लिया था कि टीचर किस प्रकार का फैक्टर होता है जो लर्निंग को प्रभावित करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एनवायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग यहां पर कर लीजिए एनवायरमेंट, इसको कर लीजिए, क्या कर लीजिए, एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट के अंदर ही बेसिकली आपका स्कूल आ जाता है। क्या आ जाता है, स्कूल यहां पर आ जाता है। आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर सिंपल क्वेश्चन आ गया, जो भी आपका ये वाला सीटेट हुआ है उसके अंदर सिंपल क्वेश्चन आ गया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो आपका अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। और वहां पर ऑप्शन दिया हुआ था स्कूल, ठीक है, ऑप्शन में स्कूल दिया हुआ था। तो स्कूल कौन सा होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक होता है। मान लीजिए आपका स्कूल अच्छा नहीं है, स्कूल के अंदर सुविधाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, टीचर अच्छा नहीं है स्कूल के अंदर, ठीक है, या फिर स्कूल के अंदर आपकी वो सुविधा नहीं है जो बच्चों को मिलनी चाहिए थी, टाट पट्टी पर बच्चा बैठता है, या फिर स्कूल के अंदर जो दिव्यांग बच्चा है उसके अंदर वो सुविधा नहीं है कि बच्चे को अच्छे टीएलएम की सुविधा नहीं है। तो क्या बच्चा चीजें सीख पाएगा, बच्चा चीजें नहीं सीख पाएगा। तो बच्चे को अगर चीजें आपको सिखानी है, अधिगम कराना है, तो बच्चे को आपको एक अच्छा स्कूल यहाँ पर उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो एनवायरमेंट के अंदर क्या चीज आ जाएगी, एनवायरमेंट के अंदर आ जाएगा बच्चे का स्कूल आ जाएगा। तभी यहां पर सीटेट के अंदर ये वाला क्वेश्चन सीधा उठ कर आ गया कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक होगा, कौन सा फैक्टर होगा। तो वो फैक्टर कौन सा होगा, आपका स्कूल वो वाला फैक्टर यहां पर होगा। अब देखिए यहां पर बात दी हुई है क्लासरूम का एनवायरमेंट, या फिर इसको आप लोग स्कूल के अंदर भी आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। दो महत्वपूर्ण फैक्टर आते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग और आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। ये बात मैंने आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूं, कोलैबोरेटिव और आपके कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ भी चुके हो कि जहां पर आपस में एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से और ग्रुप में बांटकर चीजों को सीखा जाता है। अब ये भी बेसिकली आपके स्कूल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जब आप कोलैबोरेटिव लर्निंग में सीखते हो तो क्या सीखते हो, आपस में एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से बच्चा सीखता है। बच्चा आपस में क्या काम करता है, पीयर ग्रुप में सीखता है, दोस्त यार एक दूसरे से चीजें सीखते हैं, आपस में इंटरेक्ट करके चीजें सीखते हैं, ठीक है। टीचर बच्चे आपस में इंटरेक्ट करके सीखते हैं, कोलैब करके एक दूसरे से चीजें सीखते हैं। कोलैब करते हैं ना कि चलो भाई हमारी कंपनी का तुम्हारी कंपनी से कोलैब हो गया, अब आपस में कोलैब करके सीखेंगे। तो या बच्चों बच्चों का कोलैब होता है, टीचर बच्चों का आपस में कोलैब होता है, और फिर आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके वो सीखते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, आपस में कोऑपरेट करके भी सीखते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं। अगर मैं इसका ऑथेंटिसिटी की बात करूं कि कितने ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप आपके बड़े नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम ग्रुप की बात करूं तो मैक्सिमम ग्रुप आपके 3 से 5 ग्रुप आपके होने चाहिए। इस प्रकार के छोटे छोटे से आपके ग्रुप होने चाहिए। ग्रुप में टीचर बच्चों को बांट देता है और बांटने बाद इन पर ऑब्जर्व करता है, इनको निगरानी उनके ऊपर करता है, और फिर बच्चे ग्रुप के अंदर आपस में एक दूसरे से चीजें करके सीखते हैं। तो इस प्रकार का माहौल अगर क्लासरूम के अंदर होगा, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग आपके क्लासरूम के अंदर होगी, तो क्या इससे बच्चे की लर्निंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल डेफिनेटली बच्चे की लर्निंग बढ़ेगी। अगर ऐसा माहौल क्लासरूम के अंदर नहीं होगा तो बच्चे की लर्निंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, बच्चे की लर्निंग घट जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए क्लास के माहौल को क्या कहा जाता है कि क्लास का माहौल आपका साथ के साथ कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक आपका माहौल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए आपका, डेमोक्रेटिक माहौल आपका होना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेटिक आपका माहौल यहां पर आपका होना चाहिए, ठीक है। सभी के लिए समान माहौल आपका होना चाहिए, डेमोक्रेटिक माहौल यहां पर होना चाहिए, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। हाँ, सीडीपी दोनों ही लेवल में आती है भाई आपकी, ठीक। हाँ हाँ, भाग गई थी पिछली बार ज्यादातर बच्चे, लंबी क्लास हो गई थी, ठीक है। सीटेट में आपका ये हाल हो रहा है, जब कंपटीशन वाला एग्जाम होगा, जब लाखों बच्चों का कंपटीशन होगा, कुछ हजार वैकेंसी निकलेगी, तब आपका क्या हाल होगा। मैं तो ये देख देख कर परेशान हो रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी से अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर लीजिए, कई कई घंटे पढ़ने की आदत डालिए। ये तो चलो एक छोटा एग्जाम है, बड़े एग्जाम में आप लोगों का क्या हाल होगा उसमें देखने वाली बात है, ठीक है। अगला फैक्टर आपका फैमिली का एनवायरमेंट। अगर मान लीजिए फैमिली का एनवायरमेंट बढ़िया नहीं है, फैमिली के अंदर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता पढ़ाई के ऊपर, फैमिली वाले कहते हैं कि चलो ठीक है स्कूल चला जा, पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, आके घर के काम के अंदर लगा जा, तो क्या वहां पर आपका लर्निंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी लर्निंग। आप लोग देखो, अब बेसिकली भी आप लोग पढ़ रहे हो, अगर मान लीजिए आप लोग अपने गांव देहात के अंदर हो ना किसी, या मान लीजिए किसी ऐसे कस्बे के अंदर हो, तो आप पर बराबर के किसी प्राथमिक स्कूल के अंदर जाके देखना, मैं किसी शहरी के स्कूल की बात नहीं कर रहा, तो आप लोग वहां पर देखोगे कि जो वहां पर बेसिकली गांव के जो लोग होते हैं ना, जो कोई अगर पिछड़ा जिला है, ठीक, तो वो अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान नहीं देते पढ़ाई के ऊपर। टीचर आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा कोई बात नहीं,
हाँ, टाइम पर पैसा आ रहा है सरकारी तरफ से वो जरूरी है, ड्रेस वगैरह का पैसा आ रहा है वो जरूरी है। हाँ, अब तो ड्रेस का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया सरकार ने। वो क्या काम करते, पहले ड्रेस का पैसा आता था, उसमें सब चीजें मतलब मिली भगत रहती थी, वो खराब ड्रेस बच्चों तक पहुंच जाती थी। अब सीधा अकाउंट के अंदर पैसा आता है, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को सिर्फ इन्हीं चीजों का लाभ रहता है और ज्यादा लाभ नहीं रहता। अगर पेरेंट्स का ये वाला नजरिया रहेगा, ऐसा एनवायरमेंट फैमिली के अंदर मिलेगा, तो बच्चा चीजें नहीं सीख पाएगा। तो फैमिली का एनवायरमेंट कैसा रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए, तभी बच्चा चीजें सीख पाएगा, लर्न कर पाएगा। तो जितने भी ये फैक्टर मैंने आपको बताए, ये फैक्टर अगर अच्छे रहेंगे, तो ये एनवायरमेंट अगर इस प्रकार का अच्छा बच्चों को मिलेगा, तो उसकी लर्निंग बढ़ पाएगी, अदरवाइज उसकी लर्निंग नहीं बढ़ पाएगी। यहां पर बच्चे की जो लर्निंग होती है अधिगम होती है, ठीक है। हाँ हाँ सर, हम नहीं भागे थे। हाँ प्रिंसो, आप अच्छे बच्चे हो, नहीं भागे थे, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गए, आपके 3 फैक्टर बता दिए जो आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में आए हैं। हालांकि फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया था लर्निंग के बारे में, तो यहाँ पर मोस्टली पॉइंट आपको वही देखने को मिल जाएंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए। जैसे पहला पॉइंट है जो एग्जाम में भी आया हुआ है कि स्कूल में अधिगम में जो परिवेश होता है उसमें सहभागिता द्वारा, ठीक है, जो आपको मैंने अभी बताई, कोऑपरेटिव बताई, सहभागिता द्वारा कौशल यानी जो स्किल्स होती है और ज्ञान का अर्जन होता है उस पर बल देना चाहिए। यानी कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव दोनों का ही समावेशन होना जरूरी है बच्चे के अधिगम के लिए। पहला पॉइंट हो गया। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक समस्या पर, जैसे आप लोग एक पढ़ते हो प्रॉब्लम सोल्विंग, अभी आपका नहीं हुआ ना चैप्टर, हाँ ये मैंने दूसरी क्लास में बताया था। अभी आपके टीचिंग मेथड्स आएंगे, तो टीचिंग मेथड्स के अंदर कई कई सारी आपको विधियां बताएंगे, तो वहां पर आपकी आएगी एक प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड आएगी। तो जहां पर समस्या के समाधान करने की बात आती है, तो अगर किसी समस्या का सिर्फ एक ही तरीके से आप समाधान कर रहे हो तो समस्या का समाधान नहीं होगा। बाई चांस आपका हो भी जाए, लेकिन आपको समस्या के एक से ज्यादा तरीकों का समाधान आपको करना चाहिए। और उसका समाधान तभी आपका होगा अगर कोई चीज को आप लोग उसके संदर्भ के अकॉर्डिंग सीख रहे हो, मीनिंगफुल तरीके से आप लोग उसको सीख रहे हो, ठीक है। तो मीनिंगफुल लर्निंग के अंदर यही आता है कि आप जो भी चीज सीखो उसको रटो मत, उसको उसके संदर्भ के अनुसार सीखिए, मीनिंगफुल तरीके से उसको सीखे, तभी आप लोग किसी समस्या को मल्टीपल तरीके से उसका सोल्यूशन आप लोग उसको कर पाओगे, ठीक है। अधिकम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह सेल्फ डायरेक्टेड होता है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। अगर आप लोग यहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड हो कि यार मुझको एग्जाम पास करना है, सीटेट के बाद D++ की वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, उसके लिए मुझे फॉर्म अप्लाई करना है, तो भाई उसके बाद मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, पेपर पास हो गया। तो इस प्रकार से अगर अपने गोल के प्रति आप लोग अपने सेल्फ डायरेक्टेड हो, उसके प्रति व्यवहार कर रहे हो, तो आप लोग सीख जाओगे। अगर आपको ये अरे यार ठीक है सीटेट पास हो गया तो हो गया कोई बात नहीं, अगर बाहरी तत्व आप लोगों के उसके ऊपर प्रभावित हो रहे हैं, तो आप लोग इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं सीख पाओगे, ठीक है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एक्टिव एंगेजमेंट की, एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है। अगला पॉइंट भी मैंने बताया हुआ है, मीनिंगफुल लर्निंग में देखो क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सोल्विंग होती है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, एनालिसिस होती है, इसके अलावा आपकी रीजनिंग यानी तर्क करने की क्षमता होती है जो आपकी मीनिंगफुल लर्निंग में होती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जितने मेन पॉइंट दिए हुए ये आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला पॉइंट है आपकी प्रारंभिक कक्षाओं में, अगर मैं बात करूं प्राइमरी क्लास में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है आपका, लर्निंग बाय डूइंग सबसे बढ़िया प्रोसेस होता है। अगर छोटी क्लास के लिए बच्चों की बात करूं ना, तो सबसे बढ़िया मेथड होता है जब बच्चा एक्टिविटीज के माध्यम से सीखता है। और एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज सबसे बढ़िया होती है, जब बच्चा खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से जब यहां पर बच्चा सीखता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये हो गया, अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक भागीदारी, देखिए जब बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो कहां से बेसिकली चीजें सीखता है, समाज से सीखता है। भाई घर पे किस तरीके की बातें बताई जा रही है, स्कूल में कैसी बातें बताई जा रही है, आसपास के एरिया में किस प्रकार की बातें बताई जा रही है, तो वहां से बेसिकली बच्चा ज्यादातर चीजें सीखता है। अगर बच्चों को आप बाहर नहीं निकालोगे, आप किसी डिस्कशन में बच्चों को शामिल नहीं करोगे, अच्छी डिस्कशन में, बेसिकली मेन बात होनी चाहिए डिस्कशन अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ लड़ाई हो रही है वहां पर बच्चों को खड़ा कर दिया, ऐड कर दिया, लड़ाई देखने के लिए उसको कर दिया, ठीक है, ऐसी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी सामाजिक अवसरों में बच्चों की भागीदारी को ऐड करिए, ठीक है, वहां से भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा, क्योंकि बच्चा जो जितनी भी चीज सीखता है अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करके बच्चा चीजें सीखता है, ठीक है। ये भी आपकी लर्निंग को बढ़ावा यहां पर देगी, ठीक। गोल ओरिएंटेड बता दिया। अनलर्निंग भी लर्निंग का एक पार्ट है, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था पार्ट 1 के अंदर, देखो एग्जाम के अंदर पूछा भी हुआ है, ठीक।
तो ये भाई लर्निंग के अंदर जितने जितने मेन पॉइंट थे वो सभी यहाँ पर मेनली आपके क्लियर यहाँ पर हो गए। ठीक, ये हो गए आपके लर्निंग के बेसिकली जो मेन मेन पार्ट थे। अब यहाँ पर बात आ जाती है लर्निंग कर्व की, अधिगम वक्र के यहाँ पर बात आ जाती है। अगर मैं बात करूं आपके सीटेट के एग्जाम की, तो सीटेट के एग्जाम में अभी तक अधिगम वक्र से क्वेश्चन नहीं आए। बस अधिगम वक्र से इतना क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए अगर कुछ बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं या क्लासरूम में डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। तो अगर मान लीजिए आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिस्कशन करने से क्या उनका अधिगम वक्र बढ़ेगा या उनका अधिगम वक्र घटेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, अधिगम वक्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ताकि बाकी के दूसरे एग्जाम में भी यहां से आपको हेल्प मिल जाए, उसके बारे में एक बार नजर यहां पर डाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं अधिगम वक्र की बात करूं, लर्निंग के कर्व की बात करूं, अब जो यहां पर आप लोग ने सीखा लर्निंग के बारे में आप लोगों ने सीख लिया, अधिगम के बारे में आप लोगों ने सीख लिया। अब जो यहां पर बेसिकली लर्निंग होती है, अधिगम होता है, जो यहां पर कोई आदमी किसी चीज को सीखता है, तो उसने कितना सीखा, सीखने की बेसिकली जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, सीखने की जो क्षमता होती है, उसको बेसिकली किसी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना, यही आपका क्या होता है, अधिगम वक्र होता है, अधिगम का ग्राफ होता है। यानी अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना, यह आपका अधिगम वक्र होता है। कि मान लीजिए कोई आदमी 1 घंटे के अंदर चार क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा है, दूसरा वही आदमी अगले 1 घंटे के अंदर 8 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा है। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि वो आदमी हर 1 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ अपनी मात्रा यहां पर बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके इस मात्रा को, उसकी स्पीड को हमने क्या काम करा, एक ग्राफ बनाकर उस पर हमने प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, ग्राफ बनाकर हमने यहां पर उस चीज को यहां पर प्रदर्शित कर दिया और दूसरे आदमी को बता दिया कि भाई देखो इसकी लर्निंग की स्पीड यहां पर इतनी है। ठीक, तो क्या इसकी लर्निंग की स्पीड को और बढ़ाया जा सकता है या इसकी लर्निंग की स्पीड कम क्यों है, तो इस प्रकार से सारे रीजन उसके पता किए जा सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली होता है आपका लर्निंग ग्राफ होता है। और जैसे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ठीक, जैसे मैंने क्वेश्चन आपके लिए बताया, जो अभी आपके लिए क्वेश्चन पूछा और अभी सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये जो इससे संबंधित पूछा गया, आई थिंक यही क्वेश्चन है, वरना ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया। जिसका क्वेश्चन मैं आप लोगों से चाहता भी हूं, जिसका आंसर आप लोग देना कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगा। अगर मान लीजिए क्लासरूम में कुछ बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा करने के दौरान उनका जो लर्निंग का जो ग्राफ है, क्या वो बढ़ जाएगा या लर्निंग का ग्राफ उनका कम हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे डिस्कस करता हूं, आप लोगों ने कमेंट कर रहे हो, लाइव कमेंट कर रहे हो, लाइव कमेंट करते हुए मैं आपका आंसर देता हूं, टोटल कितनी क्लास होगी सर, तो मैं कह दूंगा कि जितना आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर है उतनी क्लास होगी। अगला मैसेज आया संस्कृत करा दीजिए आप सर तो मैं कह दूंगा कि नहीं मैडम करा रही है, मैडम अच्छा करा देगी, संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया सर, जी सर का क्या आंसर दो, मतलब जो आप क्वेश्चन दे रहे हो उसका मैं आंसर यहां पर दे रहा हूं और हमारा आपस में यहां पर डिस्कशन चल रहा है। तो यहां पर जो आप लोग सीख रहे हो, ठीक है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर यहां पर मिला, तो आप लोग सीख रहे हो, तो लर्निंग का ग्राफ आपका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बेसिकली बढ़ेगा। अगर यहां पर हमारा डिस्कशन नहीं हो पाए तो लर्निंग का ग्राफ आपका कम होगा ना। अगर यहां पर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, अगर आप लोग यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो, चीजों को डिस्कवर कर रहे हो, तो लर्निंग का ग्राफ बढ़ेगा या कम हो जाएगा, तो भी आपका लर्निंग का ग्राफ आपका यहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब वो सभी चीजें जिसमें बच्चा बेसिकली आपका एक्टिव रहेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका लर्निंग का ग्राफ बढ़ेगा। और एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे में पर्टिकुलर एक चैप्टर को कर रहा है, जी नहीं, उसके अंदर उसकी ग्रोथ बढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर उसकी ग्रोथ बढ़नी चाहिए कि 1 घंटे में एक चैप्टर करा, अगले घंटे में वो 2 चैप्टर करे, इस प्रकार से आपका लर्निंग ग्राफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये उसकी सबसे अच्छा ग्राफ माना जाएगा, उसकी सबसे अच्छी स्पीड वाला ग्राफ माना जाएगा वो। ठीक है, चलिए अब देख लेते, ग्राफ के ऊपर नजर डाल लेते हैं, इनके ऊपर नजर डाल लीजिए एक बार। ठीक, दूसरे एग्जाम के लिए भी आ सकते हैं। बेसिकली 4 लर्निंग ग्राफ आपके लिए पढ़ने जरूरी होते हैं, इनके ऊपर एक बार नजर डालिए। ठीक, हाँ, देखिए पहला हो जाता है आपका स्ट्रेट लाइन कर्व। अब स्ट्रेट लाइन कर्व में क्या होता है, इसमें जो लर्निंग की स्पीड होती है एक समान होती है, इसमें कोई अंतर नहीं रहता लर्निंग की स्पीड के अंदर। जैसे मान लो भाई आपने 1 घंटे के अंदर अपना 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए सीडीपी के, आपने अगले दिन 1 घंटे के अंदर फिर सीडीपी के अंदर 30 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, और एग्जाम तक भी भाई 1 घंटे के अंदर ही 30 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, तो आपकी लर्निंग की स्पीड कहां बढ़ी,
आपको तो एग्जाम तक 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सोल्व कर जाने थे, तभी तो आपकी लर्निंग की स्पीड अच्छी मानी जाती ना। लेकिन आप तो अब भी 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, अब भी आप लोग 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, और अपने एग्जाम टाइम में भी क्या काम कर रहे हो, एग्जाम टाइम में भी 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो यार यहां पर सीखने की जो आपकी गति है वो तो एक समान नहीं, क्या वो बढ़ गई? यहां पर कुछ भी बढ़ी नहीं है, तो कुछ अंतर यहां पर देखने को थोड़ी मिला, दोनों के अंदर समान है। आज भी 1 घंटे में 30 कर रहे हो, एग्जाम में जाकर भी 1 घंटे में 30 करो। तो यहां पर जो आपकी सीखने की जो स्पीड है, सीखने की जो गति है, वो आपकी यहां पर एक समान है। इसलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन करो, ना तो ऊपर ना नीचे, बिल्कुल एक समान आपकी। ठीक है, ऐसा मत करना कोई भी, बिल्कुल भी। एग्जाम तक इसको बिल्कुल तरीके से लेकर आ जाना। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे की, उन्नत दौर वक्र की बात करते हैं। ठीक है, इस वक्र में क्या होता है, सीखने की गति शुरू में तो तेज हो जाती है। अब शुरू में कैसे तेज हो जाती है, जैसा आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं शुरुआत में बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट मान लीजिए उनमें से किसी के साथ कुछ घटना घट गई। ठीक है, कुछ भी घटना घट गई, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, या मान लीजिए किसी को एनवायरमेंट सही प्रकार से नहीं मिल पाया, या कुछ भी XYZ चीज उनके साथ हो गई। ठीक है, कोई घटना घट गई, या कोई किसी प्रकार का वातावरण उनको सही प्रकार से नहीं मिल पाया, या XYZ कुछ भी उनके साथ इस प्रकार से कुछ हो गया, तो क्या हुआ, शुरुआत में जो उनके पढ़ने की सीखने की स्पीड थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे करके एक पॉइंट के बाद फिर उनकी स्पीड कम होती चली गई। तो ये होता है आपका इस वाले वक्र के अंदर होता है। तो क्या आप इसको अच्छा मानोगे? जी नहीं, इसको अच्छा नहीं मानेंगे। अच्छा तो तब मानते ना जब आपकी स्पीड इसी स्पीड से बढ़ती जाती है। ठीक है, ये स्पीड इसी प्रकार से आपकी बढ़ती जाती, ठीक ऐसे बढ़ती जाती, ये इसका पतन होना शुरू नहीं होना होता है, ये पतन गलत था, ये ऐसी इसी प्रकार से आपकी बढ़ती जाती है आपकी। ठीक है, तो ये दूसरा आपका ये वाला हो गया। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, बात करते हैं नतोदर वक्र की बात करते हैं। ठीक है, नतोदर वक्र आपका सबसे बढ़िया वक्र होता है इसके अंदर, नतोदर वक्र आपका। ठीक, नतोदर वक्र में क्या होता है, सीखने में शुरुआत में इसकी सीखने की स्पीड कम होती है, सीखने में क्या होती है, स्पीड कम होती है, और धीरे धीरे करके करते 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 बढ़ती चली जाती है, और अपना एक उच्चतम पॉइंट पर पहुंच जाती है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप में से कोई पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते अपना उसको किसी ने टोंट मार दी, घर वालों ने टोंट मार दी, तेरे बस के एग्जाम पास नहीं है, तो हमारा बुढ़ापा खराब कर देगा। ठीक है, जा हम तो ऐसे रह जाएंगे, बिना नौकरी के ऐसे रह जाएंगे। तो आपको चोट लग गई, आपने कह दी बस अब तो मैं कुछ करके रहूंगा, अब तो कुछ बन के रहूंगा। या फिर किसी और ने आपको चोट मार दी, किसी ने कह दिया कि देख या तो नौकरी लग जा, वरना तो मुझे कोई लेकर चला जाएगा। फिर तो आप लोगों ने क्या सोची, अरे भाई ये तो बात बिगड़ गई, अब तो नौकरी लेनी पड़ेगी, करना पड़ेगा कुछ, तो आपको चोट लग गई। तो जो आपकी सीखने की स्पीड शुरू में कम थी, ठीक है, उसके बाद जो आप पढ़ने यहाँ पे लगे हो कि पढ़ लो भाई, जल्दी से पढ़ लो, वरना माँ बाप के साथ साथ में दूसरे वालों को भी कोई ना कोई उड़ा के ले जाएगा, तो फिर आपकी सीखने की स्पीड एकदम बढ़ गई। ठीक है, तो एकदम आप लोग टूट गए यहाँ पे कि अरे भाई सचिन सर थोड़ी रोज रोज 8-10 क्लास जल्दी जल्दी लो, एक्स्ट्रा पैसे वो ले लो लेने हो तो, लेकिन रोज क्लास जल्दी जल्दी लो। ठीक है, और वैकेंसी वो निकलाओ जल्दी, ठीक तुम्हारे तो कुछ सेटिंग वेटिंग भी लगती है, जल्दी वैकेंसी निकलाओ, बस जल्दी से जॉब निकलाओ जल्दी से। अरे भाई तुम्हारे उसके चक्कर में जॉब निकलवा दे, चलो पेरेंट्स की तो समझ में आती है। ठीक है, तो ये आपका जो वक्र है ये सबसे बढ़िया माना जाता है, जब किसी मोटिवेशन के थ्रू या जब किसी चेतना के थ्रू आदमी अपना इंटरनली रूप से किसी काम को करने के लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता है, तो ये वक्र आपका सबसे बढ़िया माना जाता है। ठीक है, अगला होता है आपका एस वक्र, या कह सकते हो मिश्रित अधिगम वक्र। इस तरीके से एस की शेप में बना होता है, ये बनाया ना एस फॉर सचिन। ठीक है, तो ये आपका एस मिश्रित वक्र होता है, मतलब ये आपका वो होता है मिक्स वाला होता है। शुरू में अधिगम की स्पीड तेज भी हो सकती है, धीमी भी हो सकती है, तो इस प्रकार से आपकी लास्ट में भी आपकी धीमी तेज हो सकती है, मतलब मिला जुला आपका रहता है। ये आपका जो मिश्रित वक्र आपका ये रहता है। ठीक है, इस प्रकार का लास्ट वाला ये रहता है। ठीक, हाँ ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका मिश्रित वक्र आपका हो गया। 4 प्रकार के वक्र मैंने आपको बताए, और कौन सा था इनमें सबसे बढ़िया आपका है ये वाला था ना। ठीक, चलो भाई अब बात करते हैं अधिगम पठार की बात करते हैं। अधिगम पठार बेसिकली इतना, जब लर्निंग की स्पीड आपकी बहुत स्लो हो जाए या कहूं मैं आपकी रुक जाए, ठीक है, तो आपका अधिगम पठार होता है। किसी ने कहते नहीं भाई हम तो पढ़ाने नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है, अब तुम्हारी शादी हो गई है, और शादी होने के बाद हम अपने यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, अब तो बस तुम घर का चूल्हा चौका करोगी, बस अब हम ये नहीं पढ़वाएंगे तुम्हें। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिगम पठार हो जाएगा। ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसा, ठीक है, कभी इसी को सच मानने बैठो। मान लीजिए कुछ ऐसी दिक्कत होगी आपके साथ, ठीक है, तो आप बिल्कुल ही मतलब किसी चीज को सीख नहीं पा रहे हो, एक्स वाई जेड किसी भी चीज को, तो आपका लर्निंग का ग्राफ बिल्कुल डाउन हो गया, जीरो हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, अधिगम पठार हो जाएगा, यानी अधिगम आपका स्टॉप हो जाएगा, उसमें बढ़ोतरी आपकी नहीं हो पाएगी, ठीक। तो ये बेसिकली आपके अधिगम के ग्राफ थे, और यही से आपका अधिगम का जो कर्व है, लर्निंग का जो कर्व है, सिंपल क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आता है, बट दूसरे जो टीचिंग के एग्जाम है वहां से आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, ये अब बात करते हैं आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम के हस्तांतरण की बात करते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स आपके, ठीक है, लेकिन जो सीटेट का एग्जाम होता है, तो सीटेट के एग्जाम में सिर्फ आपके 3 टाइप्स आपके पूछे जाते हैं, वरना इसके और भी अदर टाइप्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए जब आप सीटेट पास कर जाओगे, दूसरे एग्जाम को दोगे जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं, तो तब मैं उसके अंदर आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं दूसरे एग्जाम की भी बात करूं, वहां पर भी आपके मेन यही पूछे जाते हैं, उनका प्रचलन धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है, ठीक है। ये 3 आपके मेन होते हैं, और 3 मेन से पहले जान लीजिए जो अधिगम स्थानांतरण है, जिसके बारे में मैंने आपको इसकी फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था कि अधिगम कैसा होता है। अधिगम होता है आपका ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि हस्तांतरित होता है, ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी अधिगम के पार्ट फर्स्ट के अंदर। ट्रांसफरेबल कैसे होता है, यार एक बात बताओ, जो आप लोग यहाँ पर चीजें सीख रहे हो, अभी आप लोग यहाँ पर चीज सीख रहे हो, अधिगम के बारे में सीख रहे हो, सीडीपी के बारे में सीख रहे हो, तो इस सीखे हुए को आप लोग दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते। भाई जो आप यहाँ पर सीटेट के अंदर सीख रहे हो, या जो यहाँ पर आप सीडीपी सीख रहे हो, या सीटेट के अंदर सीख रहे हो, तो आप इसे दूसरे टीचिंग एग्जाम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। तो जो एक जगह पर आप लोगों ने यहाँ पर चीजें सीखी, जो आप लोगों ने यहाँ पर अधिगम करा, क्या आप इसे दूसरे टीचिंग एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते? तो यहां दूसरी जगह आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो यही बात कहता है कि जो अधिगम होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, यानी अधिगम को आप ट्रांसफर कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। आपने साइकिल सीखी, साइकिल चला के बैलेंस बनाना सीख लिया, तो साइकिल चलाने के बाद जो बैलेंस बनाना आपने सीखा, उसको आपने ट्रांसफर करके बाइक चलाना आपने सीख लिया, ठीक है। स्कूटी चलानी आपने सीखी, लड़कियां कितनी बढ़िया स्कूटी चलाती है, देखा है ना, कितना बढ़िया बैलेंस बनाती है, बहुत जबरदस्त बैलेंस बनाती है लड़कियां, ठीक है। तो मैंने देखा है खुद लाइव एग्जांपल, मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ। इतना बढ़िया एक बार बैलेंस बनाया था, बस एक बार गलती से एक का बैलेंस नहीं बना था, मेरे पैर में ठोक के मारी थी, उसमें गलती मेरी थी, ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, और उन्होंने कहा भी था कि भाई तुम्हारी गलती है, तो मैंने अपनी गलती मानी थी, तो वरना बहुत बढ़िया बैलेंस बनाया था एक लड़की ने, ठीक है। और ये बात थी, असल में उन्होंने तो पहले ब्रेक मार लिए थे, बहुत पहले पैर भी जमीन के अंदर लगा लिए थे, लेकिन गलती मेरी थी उसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये इसी प्रकार से लर्निंग का ट्रांसफर होता है, ठीक। तो अब बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं जिनके ऊपर हमको बात करनी है, इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, जो लर्निंग के जो ट्रांसफर होते हैं एक एक करके नजर डाल लेते हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। वो मैं ही थी, श्वेता राजपूत, अरे भाई अब की बात नहीं है, 6 साल पहले की बात है, ठीक। देखो भाई कौन कौन से होते हैं, जरा उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, जैसे लड़कियां स्कूटी चलाती है, तो नीचे पैर क्यों रोक लेती है ब्रेक मारने के लिए? वो ब्रेक आगे भी तो लगा होता है, पैर रोक लेती है। मैं और मेरे दोस्त खड़े हुए थे, तो सामने से स्कूटी आ रही थी, ठीक है, 2 बैठी हुई थी उसके ऊपर, दूर से ही मतलब ब्रेक पैर लगा लिए, और वो भी मार दी ब्रेक, रुकी नहीं, सीधा पैर में आगे ठोकी। अब कहे तो क्या कहे, अब ऊपर से उनका रिएक्शन, मतलब ऐसे क्यों खड़े हो, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा भाई जाओ जाओ निकलो जो है, अब जाओ, और क्या कह सकते हैं भाई उन्हें, ठीक है। तो ये होते हैं, क्योंकि गलती तो भाई हम लोगों की है ना, हम क्यों खड़े थे वहां पे, हमें खड़ा नहीं होना चाहिए था ना, ठीक है, बच गई वो तो जान। अब देखते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात कर लेते हैं, इसके ऊपर एक बार बात करते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि जो एक जगह पर यहां पर चीज आपने सीखी, और सीखे हुए को आपने दूसरी जगह पर वो आपको हेल्प कर रहा है, यानी कि जब एक जगह का सीखा हुआ, जब एक जगह का सीखा हुआ आपको क्या काम कर रहा है, दूसरी जगह पर आपको हेल्प कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मान लीजिए किसी ने साइकिल चलाना सीखी, और साइकिल चला के, यही वाला एग्जांपल, उसको बैलेंस बनाना आ गया, ठीक है, और जैसे मान लीजिए लड़कियों को बैलेंस बनाना आ गया, वो तो हमारी गलती थी, तो उसने स्कूटी चलाना सीख लिया, तो क्या हो गया, एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग सीडीपी सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो यहाँ पर आप लोग, क्या सीख रहे हो, सीडीपी यहाँ पर सीख रहे हो, और उसके बाद डीएसएसबी की वैकेंसी आ गई तो वहां पर भी आपको हेल्प करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपके लिए हो जाएगा। ठीक, एक हो जाता है आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या हो जाता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में आपको हेल्प ना करके आपको नुकसान दे दे, यानी कि आपको प्रॉब्लम में डाल दे। क्या काम कर दे, आपको प्रॉब्लम में डाल दे, तो आपका हो जाएगा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अच्छा देखो, हमारे यहां पर जो इंडिया के अंदर आपने देखा होगा, जो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो जब गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग राइट साइड में बैठते हैं, गाड़ी की जो स्टीयरिंग रहता है राइट साइड में रहता है। लेकिन फॉरेनर कंट्री के अंदर आपने देखा है लेफ्ट साइड के अंदर बैठते हैं, देखा है ना आपने, लेफ्ट साइड में। अगर मान लीजिए किसी इंडियन ने, मान लीजिए आप लोगों ने गाड़ी सीख ली और लेफ्ट साइड में सीख ली फॉरेनर कंट्री के अंदर, और यह इंडिया के अंदर गाड़ी चलाना आ गए, यार वहां तो आपने लेफ्ट साइड में सीखी है, लेफ्ट साइड में बैलेंस बनाना सीखा है, और यहाँ अगर आपको राइट साइड में गाड़ी चलानी पड़ रही है तो आपको दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। तो जो यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड में गाड़ी चलानी सीखी है और यहाँ के राइट साइड में चलाना सीख रहे हो, तो वहां पर एक जगह का सीखा हुआ आपको दूसरी जगह में हेल्प कर रहा है, नुकसान दे रहा है, नुकसान दे रहा है ना आपको। अगर वहां पर भी लेफ्ट होता, हमारे यहां पर भी लेफ्ट होता, तो आपको क्या देता, वो हेल्प देता। लेकिन वहां पर लेफ्ट में सीखा, या इंडिया में राइट में सीख रहे हो, तो यहां पर क्या दे रहा है, यहां पर आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, एक होता है आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब हो जाता है ना तो कुछ हेल्प करे ना वो कुछ नेगेटिव करे, तो आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंदर आपका हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर था, लर्निंग का चैप्टर था जो मैंने आपको समझाया, और यहां पर लर्निंग का चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब जो हमारे जो चैप्टर बचे, मेन मेन चैप्टर बचे हैं, वो यही चैप्टर आपके बचे हैं कि मेथड्स बची है, अप्रोच बची है, इंक्लूसिव एजुकेशन बचा है, और इंक्लूसिव एजुकेशन के बाद शायद एक आधा चैप्टर और बचा है, एक दो थ्योरी बची है, 6 4 5 2 ये चैप्टर बचे हैं, 7 8 आई थिंक 10 क्लास के आसपास अब आपकी क्लास बची है, और उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पूरा का पूरा कोर्स है, यानी जून के एंड तक आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल है, क्वेश्चन ना आप लोग पूछ लीजिए, यहीं पर फिर मैं आपकी क्लास को स्टॉप करता हूँ। ठीक, पूछिए आपका सवाल जो भी है जल्दी से। लड़के कम नहीं है सर, बहुत स्पीड से होते हैं। भाई मेरा तो एक्सपीरियंस लड़कियों के सामने हुआ ना, तो मैंने वही एग्जांपल दिया। क्वेश्चन आंसर यूट्यूब से करना है सर, नहीं मैं वो एप्लीकेशन के अंदर डलवा दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक, हाँ, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना, पीडीएफ सभी को मिलता है भाई, आपका जो जो क्लास होती है सभी का मिलता है। ठीक है, एनसीएफ और एनईपी टॉपिक नेक्स्ट लीजिए ना, नहीं इनको अभी नहीं, इनके बाद आपका मेथड्स और आपकी अप्रोच आनी है, उसके बाद आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन आनी है, और फिर आपका एनसीएफ और एनईपी आना है। ठीक है, फिर आएंगे उसके बाद आपके। ठीक, हाँ ठीक है सर, नोट्स में जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के हैं। हाँ, नोट्स के अंदर जितने क्वेश्चन है ना वो सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनको जरूर लगा लेना आप लोग। ठीक है, और पूछे, एग्जाम जुलाई में किस डेट से स्टार्ट होंगे। अब देखो वो तो जुलाई में इन्होंने बता दिया, जहां तक संभावना है 15 जुलाई के बाद से ही आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, अच्छा एक काम करता हूं मैं, आपकी ब्लूम की थ्योरी, ठीक है, एक तो आपकी ब्लूम की थ्योरी, एक आपकी ब्रूनर की थ्योरी, एक आपकी ब्रूनर की थ्योरी, और एक आपको बंडूरा की थ्योरी। ठीक है, बंडूरा की थ्योरी ये ऑलरेडी मैं आपके कोर्स के अंदर अपलोड करवा देता हूँ। ठीक, ये कोर्स के अंदर मैं आपकी अपलोड करवा देता हूँ, इन तीनों की थ्योरी कल आपके कोर्स के अंदर ही आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों की थ्योरी मैं आपके कोर्स के अंदर अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, और पूछिए। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू। चलो ठीक है, मॉक टेस्ट लगाते रहो साथ के साथ, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। एटलीस्ट हफ्ते के अंदर 2 तो अभी लगा लो। ठीक है,
या एक तो कम से कम लगा लो हफ्ते के अंदर। जैसे आपका जुलाई आ जाएगी फिर ज्यादा लगाना मॉक टेस्ट आप लोग, ठीक है। अभी तो अपने कंसेप्ट क्लियर करते चलो। कल क्लास के अंदर मैं आपकी तीनों थ्योरी डलवा दूंगा, ये तीनों थ्योरी आपकी रिकॉर्डेड के अंदर डलवा दूंगा। ये तीनों थ्योरी डल जाएगी कल क्लास के अंदर, ठीक। वरना फिर मैं परसों मिलता हूँ आपसे, ठीक है। नोट्स आपके कोर्स के अंदर ही है, नोट्स आप देख लीजिए अच्छी तरीके से उनको, ठीक। अच्छा ठीक है नाजिया, थैंक यू। साइंस कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और पूछे जल्दी से, फिर मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। मॉक टेस्ट के साथ पीवाईक्यू भी बनाना पड़ेगा, हाँ पीवाईक्यू बना लो मॉक टेस्ट के साथ। हालांकि जो आपको कोर्स के अंदर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए डलवाऊंगा ना मैं भी आपको, उसमें भी आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, ठीक है। बट उनके अलावा आप लोग प्रैक्टिस करना चाहे कर लीजिए, क्योंकि टारगेट 140 का लेके चलिए। क्योंकि कोर्स लेने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग फिर ये है कि बस हम तो पास हो जाए बस, फिर तो आप लोग वैसे भी पास हो जाओगे। कोर्स लेने का मतलब है टारगेट अपना एटलीस्ट 130 प्लस का लेके चलिए। ये मत सोचिए कोर्स लेने के बाद कि यार बस पास हो जाए, 100 110 नंबर लेगा जाए बात हो जाएगी। कोर्स लेने के बाद तो आपका टारगेट 130, मिनिमम 130 होना चाहिए सीटेट के एग्जाम में। इतना लेकर चलिए आप लोग अपने टारगेट को, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। ठीक है। नहीं मेरी छुट्टी कभी नहीं होती, मेरी आज तक कभी छुट्टी भी नहीं हुई होगी, ठीक है। कभी रहता भी है तो मैं क्लास कर देता हूँ आगे, कभी बहुत दूसरे भी कोर्स चलते हैं कभी दिक्कत रहती है तो तभी महीनों में कभी रहती होगी, ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं मराठी नहीं होती भाई। ठीक ठीक। हाँ सर नोट्स अच्छे है, ठीक है। ठीक है चलिए। कल से अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहना, ध्यान रखना, ठीक। और कुछ प्रॉब्लम हुआ करे या कुछ क्वेश्चन हुआ करे तो मुझे बता दिया करो, उसका सोल्यूशन आपको टीम द्वारा करवा दिया जाया करेगा। थैंक यू।